हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। पिछले बार हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करें उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। उससे आगे चलेंगे और जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अब तक की सारी जो वीडियोस हैं लॉज ऑफ मोशन पर उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट नाम भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो उसमें आप एक साथ सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, हम लोग नीट के लिए भीष्म प्रतिज्ञा हमने ले रखी है कि वी विल डू इट। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, नीट का पहाड़, वो कितना दहाड़ मार रहा है, तो हम उसको प्रतिज्ञा लेंगे कि हम इसको पार करेंगे। तो मेरे साथ मैं आपको 100% पार करा कर रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चे, मैंने लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया कि अनबैलेंस फोर्स निकाल लेना अपॉन टोटल मास से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं मैं, और थोड़े से एग्जाम्पल न्यूटन सेकंड लॉ में एग्जाम्पल से करने हैं बच्चे, ज़्यादातर एग्जाम्पल से करेंगे। सी एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोजिंग आपके पास एक रोप है, मासिव रोप। अब तक हमने जो स्ट्रिंग ली थी बच्चे, वो आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। यहाँ पर एक मासिव रोप ले लेते हैं, ठीक है। एक मासिव रोप ले लेते हैं और यूनिफॉर्म है, इसका मास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मासिव रोप है। इसका मास बच्चे कुछ होगा, m मान लेते हैं चाहे, ठीक है ना भी मानो कोई बात नहीं, मान लो m मास है इसका। l इसका लेंथ ले लेते हैं, और बच्चे f जो है हम बाहर से इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं। ये सब चीज दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई, ये मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर एक रोप है, चलो एक सेकंड, ये रोप ले लेते हैं, ठीक है। ये रोप अपने मान ले, ये रोप हो गए। अब इसकी जो यूनिफॉर्म रोप है और इसकी लेंथ बच्चे एल दी हुई है, पहले से दे रखी है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, और इस पर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाया है, और बच्चे स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। अब वो कह रहा है कि बच्चे इससे एक्स डिस्टेंस पर, ये जो आपके पास ये हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस टेक एनी पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर वो पूछ रहा है कितनी टेंशन आ रही है। यहाँ जो टेंशन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि टेंशन कितनी आ रही है यहाँ पर, व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट पी। फाइंड टेंशन, जो रोप है यूनिफॉर्म रोप, उसमें कितनी टेंशन है पी पॉइंट पर, टेंशन एट पी पॉइंट, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है, हमने पी दिख नहीं रहा है आपको, पी पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, पी पॉइंट।
अब इसको बच्चे आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो फोर्स जो लग रहा है वो पूरे सिस्टम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस तो कर रहा होगा, कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरे सिस्टम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यदि आप इसका मास m मान लेते हैं, है नहीं, m इसका मास ले लेते हैं आप, तो m इंटू ए इज इक्वल टू एफ। ये करेक्ट है या नहीं? ठीक है। अब बच्चे हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने ये देखो, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट हमने अलग ले लिया, ठीक है नहीं? यानी ये इसका सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ये जो लेंथ है बच्चे, ये कितना है? x है। ये जो लेंथ है आपके पास, ये रोप, सॉरी, ये रोप आपके पास x लेंथ की है, और ये जो पार्ट है रोप का, ये कितना है? l माइनस एक्स है। दिस इज x एंड दिस इज l माइनस एक्स। एफ बी टी बना ली मैंने, इस पे फोर्स F लग रहा है। बच्चे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसको हमने पुल कर रहा है, मान लीजिए किससे? मान लीजिए ये पुल कर रहा है इसको T से, तो इसका पेयर बच्चे यहाँ लगेगा T। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराया था कि टेंशन निकालने के लिए लास्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, तो इस लास्ट वाले पार्ट को ही ले लेना। इसको, इसका मास बच्चे कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। लेट m हमने इसको मान लिया से, मान लो इसको। तो जो पीछे वाला पार्ट है फॉर सेकंड पार्ट, इसका मास यदि m है, तो बच्चे टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन भी a होगा, इसका एक्सीलरेशन भी a होगा, इस वाले को कंसीडर करेंगे बच्चे f एक्स्ट्रा आ जाएगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो t इज इक्वल टू क्या लिख लूँ? m इंटू ए। क्वेश्चन 2 हो गया। तो बच्चे इसको डिवाइड कर दो, t अपॉन एफ, t अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है? m अपॉन कैपिटल M। ये तो हुआ है नहीं? इसको मैं बच्चे डायरेक्ट कर सकता था, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? कि जो f है वो बच्चे पूरे रोप को एक्सीलेट कर रहा है, तो f इज इक्वल टू एम ए, एंड जो t है इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। अब जो मास है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्योंकि यूनिफॉर्म रोप है। जो मास है बच्चे वो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कुछ लोग क्या करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी से करेंगे, मत करो, इजी रखो। मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इससे क्या होगा कि जो कैपिटल M है वो बच्चे किसके प्रोपोर्शनल होगा? कैपिटल L के। जो स्मॉल m है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोलो, L माइनस एक्स के, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रूप का मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है उसकी। तो इससे आपके पास स्मॉल m आ गया या नहीं आया? तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L। बोलो कितना आसान रहा। और शॉर्ट करो सीधा सीधा, क्योंकि मास लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो बच्चे एफ एल में एक्सीलेट कर रहा है, एफ एल में एक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टी जो है एल माइनस एक्स में एक्सीलेट प्रोड्यूस कर रहा है। टी जो है एल माइनस एक्स में एक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और एफ एल में एक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल और टी इज प्रोपोर्शनल टू एल माइनस एक्स। लो, ऑरली क्वेश्चन, मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैं आपको पहली बार कर रहे हो इसलिए बड़ा बड़ा मेथड करके दिखा रहा हूँ। आ गया बच्चे? नहीं तो नीट में आप बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट को पकड़ लो बस एक बार, तो आराम से क्वेश्चन हो गया। तो टी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई, आप इसकी वैल्यू रख देना यहाँ पर। चले नेक्स्ट पेज देखिए। चलिए बच्चे, तो T अपॉन एफ
क्या था आपका, T/F, T/F इज इक्वल टू क्या था बच्चे बोलो, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू, स्मॉल m किसके प्रोपोर्शनल है, L माइनस एक्स के, कैपिटल M किसके प्रोपोर्शनल है, कैपिटल L के। इसलिए टेंशन जो हो गई बच्चे वो हो गई F इंटू L माइनस एक्स अपॉन L। आसान है नहीं, ठीक है। मैंने जो अपना मेथड बता दिया, बहुत सिंपल मेथड मैंने बताया कि आप, क्योंकि जो लेंथ है, जो मास है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो F कैपिटल L में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उतना ही T उतना ही एक्सेलेरेशन L माइनस एक्स में प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सीधा सीधा F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L एंड T इज प्रोपोर्शनल टू L माइनस एक्स, खत्म, 2 लाइन में आंसर आ गया। लेकिन ये ठीक है, वो नीट के लिए हो गया। ये थोड़ा बड़ा मेथड मैंने समझाया, वैसे करना आपको शॉर्ट तरीके से। और ध्यान रखना, दिस इज ट्रू फॉर वर्टिकल, दिस इज ट्रू फॉर वर्टिकल मोशन आल्सो। यदि आपके पास कोई रोप है इस तरह से, यू हैव ए रोप दिस, और इसको आप ऊपर ऐप से एक्सीलेट करा रहे हैं, ये लेंथ इसकी L है, तो बच्चे यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर जो टेंशन होगी बच्चे, ये टेंशन यहाँ पर P विल बी सेम F इंटू L माइनस एक्स अपॉन L। ठीक है, सेम होगी टेंशन, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा अलग ले लूं, एक छोटी सी क्वेश्चन बार बार रह जाता है, चलो मैं उसको भी करा दूं पहले, कि सपोजिंग हमारे पास कोई गन है, गन एंड बुलेट के क्वेश्चन जरा कर लेता हूं एक बार। चलो जरा, इसमें क्या है कि हमारे पास एक गन जो है वो क्या कर रही है, गन इज फायरिंग, सपोजिंग n bullets पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फायरिंग बच्चे n है, n बुलेट्स ये पर सेकेंड फायर कर रहा है, ठीक है। और m जो है आपके पास बुलेट का मास, m इज द मास ऑफ ईच बुलेट, मास ऑफ ईच बुलेट, और v इज द वेलोसिटी ऑफ, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन बनी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, फाइंड द फोर्स ऑन गन। यहां पर बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों हम यूज कर लेंगे। फोर्स ऑन गन पूछ रहा है, आपको क्या दे रखा है, फायरिंग दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बुलेट्स दे रखी है, मास ऑफ बुलेट दे रखा है, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है। तो आपके पास ये बच्चे गन है, सपोजिंग ये गन हो गई,
और इसके अंदर बहुत सारी बुलेट्स हैं। बहुत सारी बुलेट्स हैं, ठीक है। तो सपोजिंग एक बुलेट आपके पास ये चली गई, तो दूसरी बुलेट बच्चे ये सारी v स्पीड से जा रही हैं, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल? बिटवीन टू बुलेट्स। तो हम ये मान सकते हैं कि एक बुलेट को निकलने में इतना टाइम लगा, तो टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। भाई n बुलेट्स एक सेकेंड में है, तो एक बुलेट 1/n सेकेंड में, तो इतना टाइम लगा। अब बच्चे जो फोर्स हम किस पे निकालेंगे बताओ? फोर्स ऑन ईच बुलेट निकालेंगे पहले। फोर्स ऑन ईच बुलेट निकाल लेते हैं कि हर बुलेट पर आपने कितना फोर्स लगा। तो एक बुलेट मुझे बताओ, एक बुलेट जो उसका मोमेंटम में चेंज तो निकालो। भाई उसका मास m है, हर एक बुलेट का मास m है, तो बुलेट तो बेचारी अंदर रेस्ट में, बुलेट तो अचानक रुकी हुई है अंदर, किसी ने एकदम जोर से उसको हिट किया है, एकदम फुट से उसको हिट कर दिया, उसको लात मार दी हिंदी में बोलें तो, ठीक है। तो कोई ना कोई उसको लात मार रहा है यानी पुश कर रहा है, किसी ने फोर्स लगा, कौन है? गन। तो गन ने उसको फोर्स लगाया है, जब तो बुलेट का मोमेंटम चेंज हो गया। तो जितना बुलेट पे फोर्स लगेगा उतना ही रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, तो रिएक्शन आएगा बच्चे बुलेट का। तो पहले हमें एक्शन देखना है, कितना गन ने बुलेट पर मोमेंटम चेंज करके फोर्स लगाया, ये हमें निकालना है रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं फोर्स कितना लगा, सॉरी पहले हम देखते हैं कि फोर्स बुलेट पे कितना लगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फोर्स लगाते हैं किस पर? फोर्स ऑन ईच, फोर्स ऑन ईच बुलेट। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं। देखो F इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज, मास तो सेम रहेगा, इनटू वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज कितना आया होगा? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट? बताओ बच्चे कितना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल तो रेस्ट में था ना बैरल के अंदर। डेल्टा टी कितना है? 1/n। कितना आसान हो गया जरा बोलो, इससे आसान तरीका है क्या कोई? तो F इज इक्वल टू कितना फोर्स लगा? m इंटू वी अपॉन 1/n। तो फोर्स इज इक्वल टू mvn। ये हो गया बच्चे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू mvn। तो इस तरह से हमने फोर्स निकाल लिया हर बुलेट पर कितना लग रहा है। तो ये तो बच्चे हो गया फॉरवर्ड फोर्स, ये हो गया जिधर वेलोसिटी आएगी उधर ये तो फोर्स लगेगा। वेलोसिटी में चेंज किधर आया है? फॉरवर्ड। तो ये बच्चे फोर्स लगा, फॉरवर्ड फोर्स लगा, दिस इज फॉरवर्ड फोर्स। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ टिट फॉर टैट, तो कितना रिएक्शन लगा? रिएक्शन तो मैं अपने मन से समझने के लिए कह रहा हूं, मैंने बताया कि एक्शन रिएक्शन तो दोनों इंटरएक्शन है, यानी फोर्स ऑन गन न्यूटन थर्ड लॉ से कितना लगेगा? सेम लगेगा, mvn। किस डायरेक्शन में?
अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड। बेटर टू राइट बैकवर्ड। तो बैकवर्ड फोर्स लग गया। आया आपको क्वेश्चन समझ में? नहीं? एक थोड़ा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा दूं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा टफ करना पड़ेगा आपको। देखो पहले हल्का सा एनसीईआरटी ले लेता हूँ, उसके बाद क्योंकि आता है कंपटीशन में, नीट में, और थोड़ा उससे एडवांस का थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं कि सपोजिंग हमारे पास, देखो क्या है, एक हॉर्स पाइप है, आगे जरूरत पड़ेगी बच्चे वर्क पावर एनर्जी में भी। एक हॉर्स पाइप है, हॉर्स पाइप समझ में आता है आपको कि जो ऐसे मानने को फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल्स हैं उनके पास पाइप होता है, तो वो हॉर्स पाइप मान लो। व्हीकल्स में भी हॉर्स पाइप होता है। फायर एक्सटिंग्विशर फायर ब्रिगेड में जो गाड़ी है उसमें जो पाइप है उसको देख लो, हॉर्स पाइप। तो हॉर्स पाइप का बच्चे क्रॉस सेक्शन होगा, ये देखो, इसका क्रॉस सेक्शन है कुछ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ बच्चे, इसी से बच्चे डरते हैं इस चैप्टर में। तो न्यूमेरिकल्स को आप अपना पैट बना लेंगे, तभी तो फिजिक्स नमस्ते करेगी आपसे। आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से मुलाकात करा रहा हूँ। अब तक तो ये मुक्का और लात लगाती है ना, तो मुक्का लात ना करके मुलाकात करेंगे, ठीक है? डरो नहीं उससे। न्यूमेरिकल्स आपको बराबर मुक्के मारती रहती है, लात मारती रहती है, नहीं, ऐसे नहीं। तो हम उससे मुक्का लात ना करके मुलाकात करेंगे और नमस्ते नमस्ते कर लेंगे। तो जब नमस्ते कर लिया तो फिर डर किस बात का? चलिए, तभी नमस्ते फिजिक्स हो रही है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, और इसमें से बच्चे जो पानी निकल रहा है, ये जेट, पूरा जो जेट है, ये वी स्पीड से वापस आ रहा है, वी स्पीड से आ रहा है बाहर, ठीक है? तो हॉर्स पाइप से जो पानी आ रहा है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी आ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी ये निकल रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चे, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है। पहले तो बच्चे, अच्छा अब इसको ऐसा मान लें, तो हम ये देख रहे हैं कि हॉर्स पाइप पर कितना बैकवर्ड फोर्स लगा, ये पूछा जा रहा है कि आपसे, पुश बैकवर्ड यानी बैकवर्ड कितना फोर्स लगा। बैकवर्ड फोर्स ऑन पाइप, हॉर्स पाइप, ये हमारा क्वेश्चन है। नहीं कर सकते आप, आपको क्या करना है, इससे देखना है कि भाई आपका हॉर्स पाइप कर क्या रहा है। हॉर्स पाइप वाटर को पुश कर रहा है। जैसे आपके पास ये मान के चलो कि वाटर का एक पैकेट है, बुलेट है, तो सपोजिंग ये एक पैकेट पहले अंदर रहा होगा, पैकेट, ये पैकेट अंदर रहा था या नहीं है, ये पैकेट इतने मान लो, सपोजिंग ये एम मास का पैकेट है, डेल्टा एम मास का मान लो, या एम मास का ही मान लो, कोई बात नहीं, इसमें क्यों दिमाग लगा, एम मास का पैकेट है, ये रहा एम मास का पैकेट। अंदर रेस्ट में था या नहीं? हाँ। बाहर बच्चे से वेलोसिटी आ गई तो बेचारा आराम से अंदर रुका हुआ था हॉर्स पाइप के अंदर, तो पानी का पैकेट को हॉर्स पाइप ने ऐसे लात मार के बाहर कर दिया। तो जब किसी को पुश करोगे तो बच्चे उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स तो लगा, तो आप बच्चे उसी पर निकालो फोर्स कितना लगा। तो आप निकालो फोर्स ऑन वाटर, एक वाटर का एक पैकेट मान लो, वाटर पैकेट, ठीक है, ऐसा मान लें। तो कितना फोर्स लगा, इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज,
मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम टेकन। सपोजिंग बच्चे ये जो है आपके पास ये एम मास का है और इसकी लेंथ भी मान लेते हैं, कुछ इसकी लेंथ मान लेते हैं बच्चे डेल्टा एक्स या डेल्टा एल। ये रहा डेल्टा एल, ये रहा। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ बोलो? एम मास पहले रुका हुआ था, अब बाद में क्या आया बच्चे? एम वी माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। अब ऐसा करते हैं, मास जो है बच्चे वो क्या होता है? यदि रो डेंसिटी है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वी, ये वॉल्यूम है बच्चे, अपॉन डेल्टा टी। ये है बच्चे वॉल्यूम, कभी वेलोसिटी मान लो इसको। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ डेल्टा एल, वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी बच्चे ये आ गए, इनटू वी अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे बताइए, पानी जो है डेल्टा एल लेंथ को डेल्टा टी में क्रॉस कर रहा है, तो ये भी वेलोसिटी हो गई। तो कितना आ गया कौन सा? ए इंटू रो इंटू वी स्क्वेयर। तो बच्चे ये हो गया, इसको कहते हैं इनर्शियल फोर्स। आगे जरूरत पड़ेगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब भी कोई हॉर्स पाइप पानी को पुश कर रहा है तो ध्यान रखना उस पर फोर्स लगेगा ए इंटू रो इंटू वी स्क्वेयर, ये आपका फोर्स लगा। याद रखेंगे इसको, आगे जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख दूं, तो इसको इनर्शियल फोर्स कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फोर्स। दिस इज इनर्शियल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया को चेंज किया ना उसने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया मोशन में लाया, तो इनर्शियल फोर्स कह दिया मैंने। तो इनर्शियल फोर्स ऑन जेट। जेट का मतलब है हाई वेलोसिटी फ्लूइड। ठीक है, कभी जेट प्लेन जेट का मतलब प्लेन नहीं होता है, जेट का मतलब हाई वेलोसिटी फ्लूइड। तो फोर्स ऑन जेट बाय हॉस पाइप, so this is equal to cross section area A into V square into rho, and the same will be the backward force on hose pipe। करेक्ट हो गया नहीं बच्चे? थोड़ा सा एक और एडवांस क्वेश्चन करोगे, ये तो आसान क्वेश्चन था, एक आपको एक एडवांस क्वेश्चन करा दूं। देखो, बहुत अच्छा है, कंपटीशन में आता है नीट में। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, लेट, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लो जी क्वेश्चन, ये टंग दिखा रहा है आपको। ओके, टंग दिखाने दो, हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉर्स पाइप है, ये हॉर्स पाइप, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप ले लेते हैं, चलो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप, ये आपका गार्डन का पाइप मान लो, जिससे आप प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है, एक वाटर पाइप है। इसमें बच्चे कुछ हम मान लेते हैं, लेट क्या माने, क्यू मान लेते हैं,
rate of flow of वाटर। हमेशा ध्यान रखना रेट ऑफ फ्लो वाटर क्यू ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। और v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक सेकेंड बच्चे, v is the constant velocity, v is the constant velocity of water, ठीक है, इन पाइप। अच्छा जी, और पानी पाइप जो है बच्चे ऐसा कुछ बेंट है, ये देखिए पाइप ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए, और फिर अचानक ये ऐसे हो गया। अब आप घर पे देखना एक बार, पाइप को गार्डन में पड़ा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा बेंट है, थोड़ा सा बेंट है, और आपने पानी चला दिया यहाँ से, वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग, यहाँ से पानी आना शुरू कर दिया। तो आप बताओ क्या होता है। तो जो आपके पास ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो ये अचानक इधर की तरफ जाता है या नहीं जाता है? देखना आप घर पे करके, यानी इसकी वेलोसिटी देखो, ये जो है आपके पास यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन और ये पोर्शन, इसके बीच में एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री। तो इससे पहले, जस्ट पहले देखो बच्चे, वेलोसिटी v ऐसे है, और उसके जस्ट बाद यहां वेलोसिटी v ऐसे हो गई। पानी जो है रेट ऑफ फ्लो तो बच्चे क्यू चल ही रहा है, इक्वल वॉल्यूम का पानी इक्वल टाइम में जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगा होगा, ये जो बेंट पोर्शन है, फोर्स ऑन बेंट पोर्शन। तो आप बच्चे पहले फोर्स उस पर निकालो, बेंट पोर्शन ऑफ पाइप। तो पाइप पर ना निकालकर आप किस पे निकालोगे? पहले पानी पे निकालोगे। तो कंसीडर, पहले पानी कंसीडर करो, कंसीडर जेट, जेट को कंसीडर करो। तो यहां पर जहां ये, यहां इस जगह पर, ये जगह जो दिख रही है आपको, ये इस जगह पर आपका ये ओ पॉइंट है, मान लीजिए ओ पॉइंट पर देखिए, यहां पर पहले इनिशियल वेलोसिटी बच्चे ये है, ये v जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। फिर एकदम ये इनिशियल है, इनिशियल डायरेक्शन है नहीं, फिर एकदम बच्चे ये हो गया फाइनल, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये है बच्चे 60, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। करेक्ट है, इनिशियल तो ये था, फाइनल ये है, इसके बीच में एंगल 60 है। ये एंगल नहीं लेना है कभी, आप ये एंगल ले लो, ये एंगल 120 है, इसको नहीं कंसीडर करना है आपको। को इनिशियल वेक्टर, फिर मैंने फिर बताया को इनिशियल वेक्टर बनाओ। सारा कंसेप्ट बच्चे मोशन इन प्लेन का ही रहेगा, मेक को इनिशियल। सबसे बड़ी गलती मैकेनिक्स सॉल्व करने की यही है, बच्चे को इनिशियल नहीं बनाते हैं। को इनिशियल बनाओ तो काम खत्म।
अब बच्चे चेंज बताओ ना, चेंज, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो मैंने कल बताया था उस दिन कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल को फाइनल से मिलाओगे तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी बच्चे मुझे बताओ, ये v है, ये v है, ये 60 डिग्री है, तो बच्चे ये भी और ये भी 60 डिग्री होगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो डेल्टा v इज इक्वल टू, या तो वैसे निकालो 2v, 2 इंटू वी इंटू साइन 60/2, अरे भैया 2v साइन 30, यानी v तो बचा। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो गया ये। क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास हल्का सा कंसेप्ट आता है ज्योमेट्री का, मैं बता रहा था आपको पहले दिन, फर्स्ट डे जब मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि हम बहुत खतरनाक क्वेश्चंस को सिंपल ज्योमेट्री से करेंगे। भैया किसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आता क्या? कोई मने कर दे कि नहीं मुझे नहीं आता जिंदगी में, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। 60 डिग्री ये है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, इन दोनों का सम 120 है और इक्वल भी है, तो 60 60 60 इक्वल ट्रायंगल हो गया। तो ये साइड भी तो वी हो गई। कितना आसान है क्वेश्चन, जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो। हाँ, किसी के पास पंचवर्षीय योजना है तो करे भैया, लो करो कि हम तो सर बहुत अच्छा अच्छा पढ़ेंगे 2v, इतना आसानी से समझ में क्यों आया? हम तो धीरे धीरे पढ़ेंगे सर, समोसे धीरे धीरे पकनी चाहिए। लो जी पक गए, पकाते रहो बालों को। अरे भैया सफेद बाल होकर डॉक्टर बनोगे क्या? साइन 30, लो जी v बन गया ना, ठीक है। तो ये लो, तो ये हो गया 2v साइन 60/2, आराम से बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूर देखा करो, स्क्वायर देखो, रोम्बस देखो, ये सारी चीज़ों से बात बन गई। तो अब आपको क्लियर हुआ वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया? तो v हो गया है, v वेलोसिटी में चेंज। अब हम फोर्स निकाल, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खतरनाक लगते हैं लेकिन आसान से क्वेश्चन है। और बच्चे आप ध्यान रखना, नीट के स्टूडेंट्स को एंड जो जेई मेन जरूर देना, यानी एनटीए कराता है ना, तो जेई मेंस दो। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके इतना अच्छा स्कोर आता है कि आप एनआईटी ले सकते हो। तो मैथ्स तो वहाँ डिफिकल्टी आता है, चाहे उनका आपके पास हो 9 बराबर, या सबका बराबर होता है, तो हमेशा देना चाहिए। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसा पेपर आएगा। तो जो बच्चों ने जेई मेंस का पेपर दिया था उनका ध्यान रखना, उन्होंने नीट भी बहुत अच्छा निकाला कि उनकी तैयारी अच्छी हो गई, जरूर दे देना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे करो, चलिए अब आप निकालो बच्चे फोर्स कितना लगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन जेट? फोर्स ऑन वाटर जेट। क्या बताया मैंने? फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम टेकन। यदि m मास का है बच्चे फ्लूइड, m मास का पैकेट मान लूं मैं, तो उसमें वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम टेकन। करेक्ट है। अब बच्चे Q जो है रेट ऑफ फ्लो, ये होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, फ्लूइड पैकेट, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पैकेट। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी वॉल्यूम का फ्लूइड पैकेट जा रहा है। तो वॉल्यूम, अब अच्छा, अब मास, अब बच्चे उसके टर्म्स में करना जरा। मास जो है तो डेल्टा वी कितना हो गया जरा बोलो? तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा टी। सही है यहां तक? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम मास को चेंज कर लें।
यहाँ से मास को चेंज कर लें, तो फोर्स इज इक्वल टू मास, जो पैकेट जा रहा है वो कितने, वो जा रहा है बच्चे डेल्टा वी वॉल्यूम का पैकेट है, इनटू डेंसिटी रो इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी मैंने डेल्टा वी को एज इट इज रखा है, तो मैंने कहा था फ्री साइज का मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ इसको, फ्री साइज, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे जरूरी है ना पाइप ऐसे ही मुड़े, पाइप बच्चे आपका ऐसे भी हो सकता था, ऐसे, ठीक है। तो कैसे भी पाइप हो तो आपको वेलोसिटी में चेंज रख देना बस। तो मैं इसको फ्री साइज का आंसर बना रहा हूं। तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया, Q इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डायरेक्ट हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज द Q, दैट इज इक्वल टू Q इंटू रो इंटू वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर हट ही गया, क्या आंसर आ गया, Q रो इंटू वी। करेक्ट है। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता, चलो आप जल्दी से ओरली क्वेश्चन करो, देखें आप ओरली कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये पाइप बच्चे ऐसे आ रहा है, पाइप ऐसे आ रहा है, चलो इतना बड़ा पाइप मत लो, चले ऐसे आया, ऐसे, ये बच्चे 60 डिग्री है, फ्लूइड बच्चे जा रहा है बी से, बी से, रेट ऑफ फ्लो बच्चे क्यू है, रेट ऑफ फ्लो, अच्छा एक मिनट, ये तो मैंने अभी, रुक जाओ, ये फोर्स मैंने जो लगाया था, अभी एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इसको थोड़ा सा, नहीं इसको मैंने क्यों किया ये, एक मिनट, अंडो, अंडो, इसको बच्चे मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैंने कराया बच्चे उस पर मैंने केवल जेट पर फोर्स निकाला था, मैंने अभी वो नहीं बताया व्हाट इज द फोर्स ऑन पाइप, हाँ वो रह गया ना अभी। तो फोर्स किधर लगा था बच्चे, देखो पाइप जो है, पानी पर जो फोर्स लगा वो देखो, ये पाइप ऐसे जा रहा था आपका, ये रहा पाइप, उसके बाद फिर ऐसे हो गया, तो जो फोर्स लगा आपका वो किस डायरेक्शन में लगा मुझे बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, फिर ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, चेंज बच्चे वेलोसिटी में ऐसे हुआ, जिधर वेलोसिटी में चेंज हुआ बच्चे फोर्स इस पर ऐसे ही लगा, फोर्स ऑन जेट, यानी पाइप ने, ये जो पाइप था इस पाइप ने इस पर ऐसे फोर्स लगाया, यानी ऐसे, ऐसे, तो जो बच्चे फोर्स लगा उस पर वो ऐसे लगा होगा, उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन पाइप,
समझ में आ गया आपको? नहीं, यानी ये बच्चे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ऐसे आपके पास फोर्स लगा, यानी कि यहाँ से 60 डिग्री लगते हुए, ये 60 डिग्री है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो पाइप पर फोर्स ऐसे लगेगा। अब इसमें बच्चे बताओ जरा, फोर्स ऑन जेट यदि निकाला जाए, फोर्स ऑन जेट बताओ। अच्छा डेल्टा भी निकालो ना बस, थोड़ा टफ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो v डेल्टा v निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे इधर है, फाइनल वेलोसिटी बच्चे ये है, चेंज ये है बच्चे 120, ये 120 डिग्री हुआ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। वेलोसिटी में चेंज ये हुआ, तो फोर्स जेट पर ऐसे लगेगा, पाइप पर ऐसे लगेगा। जैसे पाइप मुड़ी होती है एकदम खुल जाती है, नहीं एकदम खुल जाती है, क्यों? तो डेल्टा वी निकाल के यहां रख देना ना, फिर कर दो 1 मिनट में। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका माइंड ओपन हो जाए। तो हल्के हल्के क्वेश्चन लेके नहीं चलना बच्चे, थोड़ा सी तो मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, धीरे 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 आपको हम कराते जा रहे हैं, आपका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए 1 मिनट बच्चे, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया, लाइन खिंच गए, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ, वेलोसिटी में चेंज, रोम्बस लगा दो, इज इक्वल टू 2v इंटू साइन, बताया था उस दिन। यदि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एंगल 120 है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया, तो कितना आया 2v साइन, बोलो 120/2, करेक्ट है, सब लोगों को पता पड़ा। तो 2v साइन 60, कितना आंसर आ गया, वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू 2v साइन 60, ये हमने मोमेंटम में चेंज वाला कराया था उस दिन। तो डेल्टा v वेक्टर मॉड इज इक्वल टू √3v, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स क्या था बोलो फॉर्मूला, Q रो इंटू डेल्टा वी, Q रो इंटू डेल्टा वी। हो गया ना आसान, इस ऐसे फॉर्मूले बना लो अपने बच्चे, है नहीं, इसलिए मैं कह रहा लिख लो, आप नोट्स बना लो और इसके सिनॉप्सिस बना लो कि देखो सर ने एक अच्छा सा फ्री साइज का एक फॉर्मूला बता दिया कि आप उसमें वेलोसिटी में चेंज रख देना, काम खत्म। आप ओरली क्वेश्चन करो, क्यू रो तो याद हो गया, इंटू वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। चलो आगे, अब आगे हम न्यूटन सेकंड लॉ पर फिर दोबारा चलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कभी आपने लिफ्ट में गए हो, तो लिफ्ट में जैसे एंटर करते हैं तो एंटर से पहले आपको नॉर्मल बिहेवियर होता है आपका। जैसे लिफ्ट के अंदर, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से आप 20th फ्लोर पर जा रहे हैं, तो जैसे ही लिफ्ट को प्रेस करते हैं 20th, तो कुछ कैसा फील करते हैं आप, एबनॉर्मल फील करते हैं, कैसा लगता है कि आपको अपना वेट बढ़ गया है। फिर मान लीजिए 20th फ्लोर आने वाला है, तो एकदम ऐसा लगता है, हल्का सा महसूस होता है कि अरे ये क्या स्ट्रॉ बन गए, क्या हम हल्के हो गए, तिनके की तरह से हवा में उड़ने लगे। फिर एबनॉर्मल फील होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल फील करने लगते हैं। तो जैसे ही आप लिफ्ट एक्सलेट करती है ऊपर की तरफ, बीच में नॉर्मल फील करते हैं, कांस्टेंट स्पीड से चलती है,
जैसे ही वो रिटार्ड करती है तब आपको महसूस कुछ और लगता है, आपको अपना वेट हल्का या भारी लगने लगता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आप अपना वेट फील क्यों करते हैं। इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप जिस सरफेस पर खड़े हैं वो रिएक्ट करता है। यदि रिएक्शन ना हो, फ्री फॉल करो ना, आप ऊपर से जंप लगा दो तो वेटलेसनेस है, कोई आपको दबाने वाला ही नहीं है, मुक्त हैं बिल्कुल हवा में। जब जमीन पे पैर आएंगे जब पता पड़ेगा क्या हुआ। यू विल बी हॉस्पिटलाइज। बीच में तो हवा में उड़ रहे हैं, हाँ। तो ध्यान रखना, जब तक आपको कोई पुश नहीं कर रहा है तो आपको अपना वेट भी महसूस नहीं हो रहा है कि आप में कितनी ताकत है, ठीक है। कितना वेट है। रिएक्शन जरूरी है नहीं? तो पेरेंट्स रिएक्ट करते रहते हैं कि भाई देखो पढ़ो, बहुत होशियार हैं आप, तो पता पड़ता है हाँ हम होशियार तो हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं बच्चे लिफ्ट के क्वेश्चंस, है नहीं, लिफ्ट, और उसमें हमें रीडिंग वीडिंग निकालनी है। एपरेंट वेट, apparent weight of man in lift, apparent weight of a man in a lift, apparent weight of a man in a lift। या लिफ्ट के, अब ऐसा कर लो, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रख लेते हैं, उसका रीडिंग ले रहे हो, है ना। या रीडिंग ऐसे लिख सकते हो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। चलो लिफ्ट ले लेते हैं, एक लिफ्ट बना लो, और लिफ्ट के अंदर हम, चलो देखते हैं, एक लिफ्ट बना लेते हैं, जल्दी से लिफ्ट बना लेते हैं। चलो इससे मत करो, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा लिफ्ट अच्छी बन जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसे लिफ्ट सिंपल बनाते हैं। ये देखो बच्चे, लिफ्ट का फ्लोर है, इस लिफ्ट के फ्लोर पर एक वेइंग मशीन है, ये मशीन है। इस लिफ्ट के मशीन के ऊपर एक मैन है, ये लो मैन। लिफ्ट जो है चलो हम बना लेते हैं, ये रहा लिफ्ट, थोड़ा सा इस तरह का लिफ्ट है, एम मास का है, एम इसका मास है। लिफ्ट सपोजिंग ये मशीन है, वेइंग मशीन। अब बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, मैन का बना रहे हैं, तो बोलो इसका मास m है, तो अर्थ इसको पुल कर रही है नीचे mg। अब मैन ने क्या किया होगा, मैन ने वेइंग मशीन को पुश किया होगा नीचे, मान लीजिए n से, दिस इज द फोर्स बाय मैन ऑन मशीन
तो बच्चे जितना फोर्स मैन ने मशीन पर लगाया वही रीडिंग है, दैट इज द रीडिंग। रीडिंग क्या है? एन। अब मशीन ने भी बच्चे इस पर एन फोर्स लगाया होगा। अब सपोजिंग लिफ्ट जा रही है बच्चे ऊपर ए से, एक्सेलरेशन ए। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं कि लिफ्ट असेंड्स, ऊपर की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब बच्चे मैन पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं देख लो। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मैन पर mg लग रहा है, बस और तो कुछ नहीं लग रहा है। अब जा रहा है बच्चे ऊपर, तो अनबैलेंस फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन है उधर अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया n माइनस mg, ऐसे बोला करो मन में। तो अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मा। सही है, चलो शुरू करो काम। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अपवर्ड अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा? कितना लगा बोलो? n माइनस mg। दिस इज अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मा। n कितना हो गया? m टाइम्स g प्लस ए। बच्चे एक चीज और देखो, आप बच्चे ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो g थी। अब यहां पर आपका जो वेट था, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट कितना है? एक्चुअल वेट बोलो, मन में बोला करो बच्चे, जैसे मैं बोलूँ ना बताओ क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट है उसका mg, यानी रियल वेट। एपरेंट वेट ये है, रीडिंग ऑफ मशीन। रीडिंग ऑफ मशीन, या इसको हम कह सकते हैं एपरेंट वेट। कितना हुआ? n। क्या लग रहा है आपको? इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो g में ना होकर एक इमेजनरी g में है, एक इमेजनरी प्लैनेट पर है, जिसका g क्या है? g, उसका g प्लस ए है। तो g प्लस ए तो g से ज्यादा हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया, पहली बात तो। और दूसरा, तो g प्लस ए जो है इसको कहते हैं बच्चे इफेक्टिव g। अब आगे से बच्चे बहुत जल्दी से क्वेश्चन करेंगे कुछ और भी। यदि कोई लिफ्ट के अंदर है या कोई भी सिस्टम यदि ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आप ऐसा मान के चलो कि वो एक स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है, लेकिन उसका g इफेक्टिव g प्लस ए है। जैसे चलो ठीक, आगे समझ में नहीं, तो इफेक्टिव g, इफेक्टिव g जो आ गया वो g प्लस ए आ गया, यानी वो एक इमेजनरी प्लैनेट में है जिसका इफेक्टिव g प्लस ए है। ये मैं आगे यूज करूंगा बच्चे बहुत जल्दी से, मेरे लिंक्ड होंगे क्वेश्चंस, कंसेप्ट मेरे लिंक्ड रहेंगे, इसलिए पहले मैंने ये करा दिया। एपरेंट वेट ज्यादा हो गया, तो पहला केस मैंने बताया कि जब लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट असेंड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज असेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट चलते हैं, जब लिफ्ट बच्चे डिसेंड कर रही हो, या उसी में चलो इसी में ले लो, चाहे इसी केस में ले लो कि लिफ्ट मान लीजिए
ascends with constant velocity. Ascends with constant velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी से असेंड कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन ही नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? m इंटू जी प्लस 0, दैट इज mg। तो जब आप लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं और लिफ्ट ऊपर एक्सलेट करती है, तभी आपको एबनॉर्मलिटी फील होती है, आपको अपना वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा लगता है। उसके बाद तो कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, आप नॉर्मल फील करते हैं। इसका मतलब जो रीडिंग है, मशीन की रीडिंग कैसे होगी? रीडिंग ऑफ मशीन इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ऐसे लग रहा है उसका जो एक्चुअल वेट है उसके बराबर हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया नहीं? द रीडिंग ऑफ मशीन इज इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट। कब? जब लिफ्ट क्या है कर रही है? जब लिफ्ट असेंड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब लिफ्ट एक्सेलेरेशन से जाती है तभी उसको एबनॉर्मलिटी फील होगी, ना तो नहीं होगी। और केस लेते हैं। सपोजिंग चलो और लेते हैं। चलो लिफ्ट मान लीजिए लिफ्ट डिसेंड कर रही है, डिसेंड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नीचे जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिफ्ट। तो नीचे जब जा रहा है तो बच्चे मैन को देखो जरा, ये रहा मैन। तो मैन पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं, mg इज डाउनवर्ड। जो जो फ्लोर था या वेइंग मशीन थी उसका रिएक्शन बच्चे ऊपर, उतना ही नीचे एन लग रहा है। अब मैंने बताया आपको लिफ्ट जा रहा है बच्चे नीचे ए से, एफबीडी बन गई। तो मैन पर देखना है बस फोर्स, मैन पर लग रहा है एन और एम जी। ये बैलेंस एन और एम जी बच्चे ध्यान रखना, ये वो नहीं एक्शन रिएक्शन, नो। तो नीचे बच्चे डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए एन से, बिकॉज नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन है, इधर नेट एक्सेलरेशन है उधर ही एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो अनबैलेंस फोर्स डाउनवर्ड कितना हो गया? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एन जो रीडिंग है मशीन की, द रीडिंग ऑफ मशीन, weighing machine will be equal to m times g minus a, यानी दिस इज लेस देन वेट, वेट से कम है। तो वेट से कम होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा है, हल्का है, हल्का हो गया। तो मैन जो है वो फील लाइटर। तो मैन फील्स लाइटर। और एन इज इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। अब एक्चुअल में वेट तो उसका एम जी था, अब उसको लग रहा है कि उसका वेट एम जी माइनस ए है। इसका मतलब जी माइनस ए क्या है? याद रखना इसको। जब भी कोई भी सिस्टम यदि किसी
लिफ्ट के अंदर है या पूरा सिस्टम नीचे एक्सीलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो रुका हुआ है लेकिन एक इमेजरी प्लैनेट पे है जिसकी वैल्यू जी की वैल्यू जी माइनस ए है। इसको कहते हैं इफेक्टिव जी। तो इफेक्टिव जी कितना हो गया, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए। करेक्ट है, इफेक्टिव जी इज इक्वल टू जी माइनस ए। ठीक है। अब इसमें भी बच्चे फिर ऐसा कर लेते हैं कि यदि लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट डिसेंड्स with uniform velocity, lift descends with uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट डिसेंड कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। फिर बच्चे नॉर्मल रिएक्शन mg हो गया। यानी लिफ्ट यदि यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो आपको जो एक्चुअल वेट के बराबरी रीडिंग आएगी, और यदि फ्री फॉल कर जाए तो यदि आपके पास लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या हुआ, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली इसका मतलब बच्चा एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के। लिफ्ट फॉल्स फ्रीली का मतलब एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो यहां से कितना आ रहा है, ये जी और ए इक्वल हो गए तो क्या आ रहा है, एन, एन बिकम्स एम टाइम्स जी माइनस जी। देखा रिएक्शन 0 हो गई तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। तो ऐसा लगेगा मैन तिनके की तरह से हो गया, यानी कि इसको कहते हैं वेट लेसनेस, वेटलेसनेस सिचुएशन हो गई, इट बिकम्स वेटलेसनेस। आया बच्चे आपको ये कंसेप्ट? तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको यहां तक ही खत्म करूं, ये बड़ा ना हो जाए, तो आप पहले इसको रिवाइज कर लो। वहीं से मैंने आगे स्टार्ट किया है, जैसे हमने बताया था कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जिस बॉडी का मोशन स्टडी करना है उस पर सारे फोर्सेस लगाकर जिधर एक्सीलरेशन है उधर की तरफ अनबैलेंस फोर्स लेकर आप सॉल्व कर लो। ये जो मैंने अभी लिफ्ट का सिचुएशन बताया इसको याद रखना, आगे मैं इसको अप्लाई करूंगा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो जी इफेक्टिव जी जी प्लस ए है, आगे 12th में भी जरूरत पड़ेगी, लास्ट चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी ऑसिलेशन में। और जब लिफ्ट नीचे जाती है विद एक्सेलरेशन तो इफेक्टिव जी जी माइनस ए हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप एक नए प्लैनेट पर हैं जिसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से कम हो गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। तो आसान लगना चाहिए, आसान लग रहा है, बार बार इसको रिवाइज करिए, लिख लिख के याद करिए, और कमेंट्स में बच्चे आप कमेंट्स में पोस्ट करिए आपको कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, ज्वाइन करिए ज़्यादा। आई एंड द मीटिंग नाउ।